9th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 10th क्लास में मैं 3rd डिवीज़न पास हूँ, 11th क्लास में फिर 3rd डिवीज़न पास हूँ और 12th क्लास में फेल हूँ। और 12th क्लास में फेल ऐसा नहीं कि एक आध सब्जेक्ट में, हिंदी छोड़ के सारे सब्जेक्ट में। और 12th के बाद गांव में जब लगा कि बर्बाद होने वाले हैं, कुछ होने वाले नहीं है, तो उसके बाद मैं गांव छोड़ करके ग्वालियर आ गया। ग्वालियर एक जगह हमारे यहाँ एक ज़िला है और वहाँ से फिर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। उसके बाद मैंने 3 बार नेट परीक्षा निकाली, JRF निकाला और उसके बाद UPSC में मेरी इंडिया में 121 रैंक थी और उसके बाद मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला। जब मैं पढ़ाई करता था उस दौरान पैसे के अभाव के कारण मैं 350 रुपये की नौकरी करता था एक लाइब्रेरी में मैं वहीं रहता था, वहीं खाता था और मुझे वो 350 रुपये देते थे। तो गरीबी का वास्तव में अर्थ क्या है और पैसे का क्या अर्थ है मुझे भली बात मालूम है। नंबर 2, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि लोग बोर्न इंटेलिजेंट होना चाहिए। बोर्न इंटेलिजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसे मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि बोर्न इंटेलिजेंस जैसी कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। हम जब चाहें, जब जैसे चाहें तब इंटेलिजेंसी अपने पास ला सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको अपने आत्मबल की आवश्यकता है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के बीच दिमाग में चलता है वो ये कि जब तक आप बड़े घरों में नहीं आएंगे, पैसा नहीं होगा, तब तक आप आगे पढ़ नहीं सकते। तो वो भी मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि अगर आपका विचार ठीक हो तो सहायता करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और आप बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि समाज में अच्छे लोग इतने भरे पड़े हुए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके पात्र बनना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके दिमाग में चलता है और वो चलता है कि हम किस रूप में और कैसे अपने बच्चे को, अगर हमारा बच्चा या लड़की हमारी बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए जल्दी से उसको कहीं ना कहीं नौकरी में लगा दो या कहीं ना कहीं उसको फिट कर दो। वो भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी स्तर पे, अगर आप बहुत पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन एक बार आप ठान लें और एक बार आपके मन में कुछ भी चेंज हो जाए तो आप कभी भी होशियार बन सकते हैं, क्योंकि हम सबका दिमाग एक जैसा है। किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यूज़ करने की ज़रूरत है कि हम कब इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में आने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग नांदेड़ में थी। नांदेड़ में काफ़ी काम हुए। आपके सभापति महोदय भी नांदेड़ से हैं, तब से मैं उनको जानता हूँ। हम लोगों ने, मेरी पहली पोस्टिंग थी इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अभी शायद मैं ना करूँ, किसी को मारना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना। उसके बाद नांदेड़ के बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी गढ़चिरौली थी। वहाँ नक्सल का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम था और ये जितने भी आप लोग महाराष्ट्र के लोग गढ़चिरौली में नक्सल का इनकाउंटर सुनते हैं, 2009 में लाहरी इंसिडेंट हुआ, उसके पहले हाथीगुड़ा इंसिडेंट हुआ, वो सब मेरे टाइम पर वहाँ पर हुए। उसके बाद मैं वहाँ से SP बना चंद्रपुर में SP बनने के बाद फिर अगला SP बना मैं नागपुर रूरल SP था मैं 2 साल 2.5 साल। उसके बाद फिर मैं नागपुर से 2 साल के लिए कोल्हापुर SP बना। कोल्हापुर SP के टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें थी। शायद आप लोगों ने सुना हो कि टोल का बड़ा आंदोलन था कोल्हापुर में, एक पूरे महाराष्ट्र को काफ़ी अलग दिशा देने वाला, उसको हमने फेस किया। और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। इसके बाद मुझे अभी 1 साल पहले जॉनवन DCP बनाया गया है। मैं अभी इस मुंबई में आपके इस पूरे मरीन ड्राइव का परेड, कोलाबा और आज़ाद मैदान, डोंगरी और इस सब एरिया का DCP हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। मैंने PhD किया है जर्नलिज्म में। बेसिकली मुझे लगता था कि UPSC में सिलेक्ट होंगे कि नहीं पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा था कि ये लाइन चुनेंगे, लेकिन लकीली हो गया, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के रूप में मैं काम करता हूँ। ये मेरा परिचय हो गया छोटा सा। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आज समाज की चुनौतियाँ क्या हैं, महाराष्ट्र की स्थिति क्या है और उसमें हम युवाओं की स्थिति कैसे है, क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को शायद उतना एहसास नहीं हो, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट्र अन्य प्रदेशों की तुलना में कम से कम 50 साल आगे चल रहा है, कम से कम 50 साल। जब मैं महाराष्ट्र में नहीं आया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आपके यहाँ दहेज प्रथा है भी क्या। मुझे लगता था नहीं होगी। मुझे जब मैं आया था मुझे बताया गया था कि अवैध दारू चलती है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि महाराष्ट्र में कैसे चल सकता है, क्योंकि एक बड़ी ही अच्छी पिक्चर पूरे हिंदुस्तान में मराठी लोगों के लिए है। तो मैं जब आया तो मुझे मालूम चला कि जितनी भी चीज़ें बताई गई थी उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारे समाज में भी कई गलतियां आ गई हैं, कई चीज़ें चली गई हैं। जब हमारा भक्ति आंदोलन हुआ था, शायद आपको पता हो कि हिंदुस्तान में 2-3 रेनेसा हुए हैं, 3 बहुत बड़े पुनर्जागरण हुए हैं, जिस कारण से आज हम लोग हैं। एक हुआ जब बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ और उस समय जो धर्म में जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो कुरीतियाँ थी, उनके खिलाफ में लड़ाई हुई और उससे एक नए भारत का निर्माण हुआ। दूसरा हुआ भक्ति आंदोलन में मध्यकाल में 1400-1500 के आसपास, जिसमें तुलसीदास और बड़े बड़े लोग, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, काफ़ी बड़े बड़े लोग हुए और इन लोगों ने समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की। उसमें महाराष्ट्र काफ़ी आगे था।
संत तुकाराम, रामदास की जो परंपरा थी, उस परंपरा ने महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाने की कोशिश की और आगे गए। तो ये जो तीसरा जो आंदोलन इसके बाद का है, उस आंदोलन में ऑलरेडी महाराष्ट्र काफ़ी आगे निकल चुका था, क्योंकि महाराष्ट्र में एक समाज के रूप में, एक विकास के रूप में एक बहुत बड़ी परंपरा आगे बढ़ रही थी और यहाँ पर मानवीय मूल्यों को काफ़ी ध्यान दिया गया। और इसीलिए तुम देख रहे होगे कि आज़ादी की लड़ाई में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा स्थान है। महाराष्ट्र की कल्चर के बारे में एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मेरे एक इंस्पेक्टर था कोल्हापुर में, तो उसको एक अवार्ड मिला, एक मेडल मिला, मेरी तरह का एक मेडल मिला उसको। तो मेडल मिलने के बाद उसको मेडल मंत्री महोदय ने एक बड़ी सभा में दिया। फिर 1 मई को जो महाराष्ट्र स्थापना दिवस है, उस दिन उसको पुरस्कारों से नवाजा गया। फिर एज एसपी मैंने उसको एक जगह एक फंक्शन में उसका सत्कार किया। लेकिन जब फेसबुक पर उसने अपनी अभिव्यक्ति दी, तो उसने फ़ोटो एक लगाया फेसबुक पर, और वो था कि अपना वो जो मेडल है वो अपनी माँ से पहन रहा था। मतलब उसके लिए मंत्री, एसपी, आईजी के हाथों से पहना गया अवार्ड महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि अपनी माँ के हाथों से पहना अवार्ड महत्वपूर्ण था। तो ये एक छोटी सी बात बताती है कि आपका कल्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा बड़ा है। हमारे यहाँ पारिवारिक मूल्यों का कितना स्थान है। पारिवारिक मूल्यों का जो स्थान है, उसके कारण से हम लोग काफ़ी आगे हैं और हमको इस आगे जाने की परंपरा में अपने आप को और आगे ले जाना है। और इसीलिए ये जो आप जैसे युवा हैं, यंग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से और आगे अपने आप को ले जाएं। महाराष्ट्र में जो इस समाज का निर्माण हो रहा है, उसमें यंग लोगों का जो स्थान है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप देखिए, यहाँ का सोशल समाज, सोशल स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर छोटी सी भी घटना जो होती है तो उसको रोकने के लिए या उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए इतना बड़ा समुदाय खड़ा हो जाता है। किसी पर अन्याय होता है, किसी पे कोई कभी अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बहुत लोग हैं। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है बार बार महाराष्ट्र के लिए, वो ये कि ये अकेला प्रदेश है जहाँ पर आप ईमानदार, टोटली ईमानदार रह करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कई एक जगह मैंने देखी हैं, मेरे बैचमेट्स और मेरे दोस्त जो अलग अलग जगह आईपीएस हैं, कोई आईएएस हैं, अगर आप ईमानदार हुए तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है, आप लोगों के दिमाग में भी कई बार आता होगा कि आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत झेलना पड़ता होगा। आप लोगों को भी लगता होगा कि आप लोगों के ट्रांसफ़र बहुत जल्दी हो जाते हैं, या आप लोगों को, कई लोग मुझे कई बार कई बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे काम करते होंगे आप ईमानदारी के साथ, बड़ा मुश्किल है समाज में, समाज इतना ज़्यादा बेईमान हो चुका है और इस समाज की बेईमानी में आप लोग कैसे काम करते होंगे। आप यकीन मानिए, मेरे को अभी 11 साल हो गया है नौकरी में। 11 साल में मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट याद नहीं है जिसमें मुझे किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी आमदार ने किसी गलत काम करने के लिए फ़ोन किया हो 11 साल में, एक बार। आप ये मैच्योरिटी देखिए, यहाँ पे क्या है, लोग बहुत होशियार हैं। एक बार में समझ जाते हैं कि किस आदमी से हम क्या बोल सकते हैं, और जो आदमी जिस तरह की चीज़ लेके आगे बढ़ रहा है उसको उतने ही सम्मान से ये आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर उनको पता है कि ये ऑफिसर पैसे के चक्कर में नहीं पड़ता, तो बोलेंगे ठीक है, इससे वैसे काम करवाओ, कौन से काम करवाओ, अच्छे काम करवाओ, जिस जिले में ज़्यादा दिक्कत हो उस जिले में भेज दो आप उसको। इस समाज का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि अपने सिस्टम में अगर आप ईमानदार हैं तो समाज के लोग आपका सपोर्ट करने के लिए बहुत आ जाते हैं। मैंने जहाँ जहाँ काम किया, जिस जिले में काम किया, उस जिले में इतने सपोर्ट काम करने वाले लोग थे, इतना सपोर्ट सिस्टम मजबूत है यहाँ पर कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अब जो बच्चा यहाँ पर कोल्हापुर से होगा, मुझे पता नहीं कोई है क्या कोल्हापुर से, हाँ 4 लोग हैं, तो कोल्हापुर का समाज ऐसा खतरनाक समाज है कि उसमें अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा सोशल स्ट्रक्चर मजबूत है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप कुछ भी कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो मेरा आपको यही बोलना है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो बहुत बेहतरीन समाज है। यहाँ पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कर्ज करेंगे, जो रोएंगे कि हमारे को ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। उनके न मिलने के पीछे ईमानदारी कारण नहीं है। अगर कोई ऐसा मिलता भी है तुमको कभी, कोई ऑफिसर या कोई और, कि मुझे कुछ मिला नहीं क्योंकि मैं ईमानदार था, तो मैं नहीं मानता कि ईमानदारी कारण है। मैं ये मानता हूं कि ईमानदारी विथ ईगो, ईगो के साथ अगर आपकी ईमानदारी है तो वो किसी काम की नहीं मेरे नज़र में। ईगो बहुत लोगों, ईमानदार व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ईगो से भरा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी सब चोर, और इस चक्कर में गड़बड़ कर जाता है वो। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी विदाउट ईगो, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ईमानदार हैं तो कोई 30 मार्क का नहीं है, होना ही चाहिए था। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपये खर्च करती है, 7-8 लाख रुपये।
आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे होते हैं। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या स्थिति है। सरकार क्या क्या नहीं दे रही है हमको, क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। और अगर पेट भरने वाला नहीं है तो आप कंपटीशन में कितना भी बढ़ते चले जाइए, चाहे आप एक घर यहाँ ले लीजिए, एक पूना में ले लीजिए, एक मुंबई में ले लीजिए, कितने भी फ्लैट ले लीजिए, कभी किसी का पेट भरा है क्या? आज तक भरा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम करना है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम किसी के हम अपना ईगो मार दें, आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब ग्वालियर में पढ़ता था तो एक विवेकानंद केंद्र था। विवेकानंद केंद्र में हम लोग जाते रहते थे अपने पर्सनली डेवलपमेंट के लिए। तो पर्सनली डेवलपमेंट के समय हमारे जो वहाँ के अनिल दा थे, जो उस विवेकानंद केंद्र के हेड थे, उन्होंने एक दिन हमको, एक 10-12 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थीं और 10 लड़के थे, उनको हमको बोला कि तुम लोग ना, बाड़ा एक जगह है हमारा मेन चौराहा, वहाँ जाओ और आज भीख मांग के लाओ। हम सब लोग पागल हो गए, क्या भीख कैसे मांग सकते हैं, भीख नहीं मांग सकते क्या? नहीं, जो जितनी भीख लाएगा वही विनर है। और उस दिन हम लोग भीख मांगने गए थे। तो बाद में उन्होंने बताया कि बेसिकली मैं तुम्हारे ईगो का दमन करना चाहता हूँ। नो ईगो एट ऑल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज की है, ईगो। मैं तो ये हूँ, मैं कैसे झुक सकता हूँ, मैं और मैं। और ये मैंने पूरा बर्बाद कर दिया हमारे सिस्टम को। कोई भी ऑफिसर चाहता है टीवी के सामने आकर बोलना कि मैंने ये कर दिया, मेरी योजना, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। मेरा कुछ है ही नहीं। जो लोकतंत्र का सिस्टम है वो ये है कि हम पर्दे के पीछे रहेंगे, हम नौकरशाह हैं। हम अनामता का सिद्धांत, जिसको पब्लिक एड बोला जाता है, जिसका मतलब है कि हमारा कोई नाम नहीं है। नाम किसका है? लोकतंत्र में जो काम कर रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो एमएलए हैं, उनका काम है। वो नीति बनाएंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमारा नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम नाम के पीछे इस तरह से दौड़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज के युग की जो मीडिया है उस नाम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश कर रही है कि हम लोग उस चीज़ से भटक गए। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने ये बात रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आप आईपीएस बनते हैं, जिस दिन आपके कंधे पर आईपीएस के 3 शब्द आते हैं, उस दिन अपने आप नाम हो जाता है। उसके बाद नाम की क्या ज़रूरत है? मेरी वाइफ आईआरएस है। उसने 15 साल पहले बोलता है किया कि मैं सोना नहीं पहनूंगी ज़िंदगी में, कभी सोने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले अब आईआरएस हो गए तो सोने की ज़रूरत क्या रही? सोना किस लिए? हम विशिष्ट बनने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं ना, मेरी पहचान बनाने के लिए। पहचान बन गई ना। पहचान बनने के बाद भी हम पहचान के पीछे भागेंगे तो कब तक भागते रहेंगे? और अल्टीमेटली आपके जो इस प्रोग्राम को जो आयोजित कर रहे हैं उनमें से कई लोग जानते हैं कि मेरे टाइम पे इतने बड़े बड़ी घटनाएं हुई। पानसरे का मर्डर हुआ कोल्हापुर में, इतने बड़े नेता का। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई गढ़चिरौली में। मैं कभी भी सामने आकर के मैंने ये नहीं बोला मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज टीम बिल्डिंग, टीम एफर्ट्स। अगर आप टीम में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। जितने बड़े लोग हैं, चाहे आप किसी का भी नाम उठा लीजिए, वो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है, हम जो लीडर है उसका काम है जब सफलता है तो पीछे है और जब असफलता है तो वो आगे है। असफलता एक्सेप्ट करने के लिए आगे है वो, और उसको लगता है कि चिंता मत करो मैं हूं। मैं आपको बताता हूं कि एक बार नागपुर में एक फायरिंग हुई, मैं एसपी था वहां पर, और उसके बाद उस फायरिंग में कुछ लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन मेरे हिसाब से फायरिंग कंपलसरी थी, जरूरी थी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा था। उसके बाद इंक्वायरी होती है, जुडिशल इंक्वायरी होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं, असेंबली वगैरह वगैरह वगैरह। और उस समय मुझे उस दिन के लिए मैं उस एक दिन के लिए मैं छुट्टी पर था जिस दिन फायरिंग हुई थी। तो मुझे बोला गया कि तुम हट जाओ, बाकी लोगों की इंक्वायरी चलने दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं एसपी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। बोले नहीं, इसको सस्पेंड करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। मैंने तब के हमारे जो गृह मंत्री थे माननीय स्वर्गीय आर पाटिल साहब, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उनको कहा कि साहब अगर आपको हटाना है सबसे पहले मुझे हटाइए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये लोग नहीं है। और आप टीम देखिए कि जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि नीचे वाले खराब हैं, ये ऐसा करते हैं, करप्शन वहाँ है यहाँ है, उसका बेसिक कारण ये है कि आप लीडर अच्छे नहीं हैं। आप लीडर कैसे हैं? आप तार्किक लीडर हो सकते हैं, आप भावनात्मक लीडर नहीं हैं। जो हम लोग बोलते हैं आईक्यू और ईक्यू की बात करते हैं। अगर आपके पास ईक्यू है और आप उस ईक्यू का यूज़ करना जानते हैं तो आप यकीन मानिए कि समाज में हर एक आदमी अपना एक दिल लेके जी रहा है, एक सम्मान लेके जी रहा है। उसको जगाने की जरूरत पड़ती है सिर्फ।
मैंने कभी किसी अपने ऑफिसर को गाली नहीं दी। जो लोग पुलिस वाले बोलते हैं ना, गाली देकर बात करते हैं, तुम ये, तुम बास्टर्ड, यू इडियट, आई डोंट नो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि अगर किसी मेरे जूनियर ने, मेरे इंस्पेक्टर ने, मेरे डीवाईएसपी ने कभी गलत काम किया तो मैं इतना ही बोलता हूँ उसको कि यू हर्ट मी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से निकलोगे, तुमने तो पूरा पूरा विश्वास ही डिगा दिया मुझसे मेरा। और उसके बाद मैंने देखा है, हजारों बार देखा है कि वो आकर रोता है, अपने आंसू गिलाता है, बोलता है सर आगे से नहीं होगा, हाँ इस केस में मैंने पैसे ले लिए, मुझसे गलती होगी, सर मैं वापस कर देता हूँ, आगे से कभी नहीं होगा सर, मेरे अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। कई बार देखा है मैंने, क्योंकि हर इंसान के अंदर इंसान है, हम उसको जगा नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो भी अपने बच्चे के सामने, हर एक आदमी अपने बच्चे के सामने बोलना चाहता है कि मैं दमदार हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मेरे सामने ठहरता नहीं है, मैंने तब ऐसा कर दिया। लेकिन हम समाज के लोग उनको बेईमानी की तरफ इस तरह से ले जा रहे हैं धीरे 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 कि पता ही नहीं पा रहे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटी मैंने बोला है, कई एक पेरेंट्स की मीटिंग बोला है, अरे आपने बेईमानी की, आपने जो किया छोड़ दो, इन बच्चों को बेईमानी मत सिखाओ, झूठ मत सिखाओ, बताओ मत इनको ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम किधर जाओगे। इनको सिर्फ एक ही बात बोलो, सच के साथ साथ खड़े रहो। सच के साथ साथ खड़े रहने का जिसमें दम है, जिसमें मादा है, वही आगे बढ़ेगा। अभी जरूरत नहीं रही आपके बहुत इंटेलिजेंट होने की।